अक्सर ये देखा गया है कि लोगों को लगता है कि अगर उन्हें हाइपोथायरॉयडिज्म है तो वो बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लेंगे, या जो भी वेट गेन हुआ है वो सिर्फ हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से हुआ है, या फिर अगर उनका वेट ज़्यादा है तो हाइपोथायरॉयडिज्म के कारण वेट लूज नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें एक बहुत बड़े मिथ्स हैं। हाइपोथायरॉयडिज्म के कारण अगर वेट गेन होता है तो इट इज़ अप टू ओनली 2 to 4 kgs। अगर आपका इससे ज़्यादा वेट गेन हुआ है तो यू शुड डेफिनेटली लुक फॉर योर लाइफस्टाइल। इसके अलावा वेट लॉस जर्नी हर पर्सन की डिफरेंट हो सकती है। सो वेट लॉस जर्नी को किसी और इंडिविजुअल की वेट लॉस जर्नी से कंपेयर करने की बजाय ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी हेल्थ और अपनी लाइफस्टाइल पे फोकस करें और अपनी हेल्थ के बेटरमेंट के लिए काम करें। सो इसी तहत हाइपोथायरॉयडिज्म से रिलेटेड अगर हम डाइटरी एडवाइजेस की बात करें, सो यू हैव टू फॉलो अ हेल्दी न्यूट्रिशियस डाइट टू कीप योरसेल्फ वेरी हेल्दी। सो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि हाइपोथायरॉयडिज्म में बॉडी का मेटाबॉलिक रेट रिड्यूस होता है, इसलिए डाइट में भी आपको जो चेंजेस करने हैं इसी चीज को ध्यान में रखते हुए करने हैं। सो फर्स्ट पॉइंट, आप अपनी डाइट में फाइबर इंटेक बढ़ाइए। फाइबर खाने को स्लोली डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा, जिससे कि वो स्लोली बॉडी में यूटिलाइज होगा। फाइबर इंटेक बढ़ाने के लिए आप अपने खाने में ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियों और फलों को शामिल करें। साथ ही जब भी आप ग्रेन्स कंज्यूम करते हैं या दालें कंज्यूम करते हैं, कोशिश करें कि छिलके सहित दालें और छिलके सहित ग्रेन्स को कंज्यूम करें। ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने खाने में होल ग्रेन्स को ही शामिल करें, बिकॉज होल ग्रेन्स ना सिर्फ आपकी बॉडी को राइट नरिशमेंट देंगे, बल्कि ये डाइजेस्ट होने में भी ज़्यादा समय लेंगे एंड अकॉर्डिंग टू स्लो मेटाबॉलिक रेट ये कैलोरीज को धीरे धीरे रिलीज करेंगे। साथ ही ऑप्टिमम अमाउंट में प्रोटीन इंटेक भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अक्सर लोग कैलोरीज पर फोकस करते हैं पर नरिशमेंट पे फोकस नहीं करते, इसलिए प्रोटीन डेफिशिएंसी के कारण भी मेटाबॉलिज्म अफेक्ट हो जाता है। इसलिए आप अपने खाने में न सिर्फ ज़्यादा अमाउंट में वेजिटेबल्स और फाइबर को शामिल करें, बल्कि प्रोटीन इंटेक भी बढ़ाइए, जिसके लिए आप मिल्क प्रोडक्ट्स, एग, नॉनवेज, दालें, चने, राजमा, छोले, डिफरेंट सोर्सेज को शामिल कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात, आपको अपने खाने में सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स और बैड फैट्स को एलिमिनेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि न सिर्फ ये एम्प्टी कैलोरीज का सोर्स हैं, बल्कि ये कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को भी डिस्टर्ब करने में बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसलिए जितना हो सके आप सिंपल शुगर्स, जैगरी, कोल्ड ड्रिंक्स, फ्रूट जूसेस, इनसे दूर रहें और अनहेल्दी फैट्स जैसे कि ट्रांस फैट, प्रोसेस्ड फूड आइटम्स, रीहीटिंग ऑफ ऑयल या फिर एक्सेसिव बेकरी प्रोडक्ट्स या फिर सैचुरेटेड फैट्स को भी अपनी डाइट से एलिमिनेट करें। डाइट में एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड आइटम्स को शामिल करना भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि न सिर्फ ये बॉडी को सही नरिशमेंट प्रोवाइड करेंगे, बल्कि ये बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को भी कम करने में हेल्प करते हैं, जो कि हमारी हेल्थ को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड आइटम्स को डाइट में शामिल करने के लिए जितना हो सके कलरफुल वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स को शामिल करें। आप खट्टे फल, सब्जियों को ज़्यादा से ज़्यादा रॉ फॉर्म में लें, ताकि आपको इनमें मौजूद न्यूट्रिएंट्स का राइट नरिशमेंट मिल सके। साथ ही विटामिन डी के लेवल्स को सही रखने के लिए आप फोर्टिफाइड मिल्क प्रोडक्ट्स को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं और राइट सप्लीमेंटेशन आप विटामिन डी के लिए ले सकते हैं। बॉडी में मेटाबॉलिक रेट को इम्प्रूव करने के लिए सही तरीके से खाना एक पार्ट है। सही कैलोरी इंटेक और कैलोरी बर्न करने के अलावा बॉडी के स्ट्रेस लेवल्स को भी रिड्यूस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बॉडी के स्ट्रेस लेवल्स को रिड्यूस करने के लिए आप योगा या मेडिटेशन कर सकते हैं, जिससे कि आप अपने माइंड को रिलैक्स कर सकते हैं। साथ ही ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपका नींद या स्लीपिंग साइकिल बहुत अच्छी हो, क्योंकि अगर नींद अच्छी नहीं है, आप ठीक से सो नहीं पा रहे हैं, तो बॉडी में अनड्यू स्ट्रेस क्रिएट होगा, जो कि वेट लॉस के लिए एक बहुत बड़ा बैरियर क्रिएट कर देगा। पर अपने आप को हाइड्रेटेड भी रखें, तो सही अमाउंट में वाटर इंटेक ज़रूर करें। याद रखिए कि पानी को पानी की तरह ही पिए, पानी को जूसेस या कोल्ड ड्रिंक्स के फॉर्म में ना लें। पीपल थिंक इफ अ पर्सन हैज़ हाइपोथायरॉयडिज्म देन उनको क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स नहीं खानी चाहिए या फिर सोया प्रोडक्ट्स बिल्कुल टच नहीं करने चाहिए। सो अगर आप कुक्ड फॉर्म में क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स खा रहे हैं, जैसे कि गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली, तो इनका थायराइड हार्मोन लेवल से कोई कनेक्शन नहीं है, ये थायराइड हार्मोन्स को डिस्टर्ब नहीं करेंगे।
अब बात आती है सोया प्रोडक्ट्स की। तो ऐसा नहीं है कि आप सोया प्रोडक्ट्स खा नहीं सकते, सोया प्रोडक्ट्स को खा सकते हैं आप, बट इसकी फ्रीक्वेंसी कम रखें और कोशिश करें कि इसे इवनिंग या नाइट में खाएं ताकि ये आपकी थायराइड मेडिसिन के साथ इंटरफेयर ना करें। कुछ लोगों का ये मानना है कि हाइपोथायरॉयडिज्म सिर्फ फीमेल्स में ही होता है, मेल्स में नहीं होता। तो ऐसा नहीं है, हाइपोथायरॉयडिज्म मेल्स और फीमेल्स दोनों में होता है, बट फीमेल्स में इसका नंबर ज़्यादा देखने को मिलता है। तो फीमेल्स आर मोर प्रोन टू हाइपोथायरॉयडिज्म, बट ऐसा नहीं है कि हाइपोथायरॉयडिज्म मेल्स में नहीं होता। लोगों को ये भी लगता है कि हाइपोथायरॉयडिज्म सिर्फ अडल्ट्स में ही हो सकता है, ये बच्चों में नहीं हो सकता। जैसे कि हमने पहले समझा कि हाइपोथायरॉयडिज्म होने के पीछे मेन फैक्टर है ऑटो इम्यूनिटी, इसलिए बच्चों में भी ये कॉमन है। तो छोटे बच्चों में भी हाइपोथायरॉयडिज्म की प्रॉब्लम हो सकती है जैसे कि अडल्ट्स में होती है। और इसके ट्रीटमेंट के लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने एंडोक्रिनोलॉजिस्ट या फिर फिजिशियन से कंसल्ट करें और डिजायर्ड ट्रीटमेंट लें। यूजुअली लोगों को लगता है कि अगर उन्हें हाइपोथायरॉयडिज्म है तो वो वजन लूज नहीं कर सकते, वेट लॉस पॉसिबल ही नहीं है हाइपोथायरॉयडिज्म के कारण। सो वेट लॉस जर्नी हर किसी की डिफरेंट होती है, जिससे आपकी एज, आपकी एक्टिविटी लेवल्स, अगर आपको कुछ और कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं है, या फिर आपके स्ट्रेस लेवल्स क्या हैं, इन सब का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होता है। सो रिक्वेस्ट यही है कि आप अपनी वेट लॉस जर्नी को किसी और की वेट लॉस जर्नी से कंपेयर ना करें। द अल्टीमेट गोल ऑफ लूजिंग वेट इज़ नॉट वेट लॉस, इट इज़ गुड हेल्थ। और ये गुड हेल्थ जब भी हेल्दी वे में अचीव करते हैं तो थोड़ा वक्त लग सकता है। सो आप हेल्दी लाइफस्टाइल पे फोकस करें, अपनी गुड हेल्थ पे फोकस करें विदाउट कंपेयरिंग योर वेट लॉस जर्नी विद द अदर पर्सन। लोगों को ये भी लगता है कि थायराइड मेडिसिन प्रेगनेंसी में नहीं ली जा सकती। अगर आप प्रेगनेंसी के टाइम पे थायराइड मेडिसिन लेंगे तो वो बेबी के लिए अच्छा नहीं होगा, या फिर प्रेगनेंसी रिलेटेड आउटकम्स अच्छे नहीं होंगे, बट ऐसा नहीं है। प्रेगनेंसी में पीपल शुड बी मोर कॉशियस रिगार्डिंग देयर थायराइड लेवल्स। इसलिए अगर आपके डॉक्टर सजेस्ट करते हैं तो आप राइट टाइम पे अपने थायराइड लेवल्स को टेस्ट कराएं, एंड इफ रिक्वायर्ड राइट मेडिकेशंस लेना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अगर प्रेगनेंसी के टाइम पे आपके थायराइड हार्मोन्स अफेक्ट होते हैं सो वो कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर सकते हैं। बट अगेन द ट्रीटमेंट शुड बी टेकन विद द एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, जो कि आपको राइट अमाउंट में थायराइड मेडिकेशंस प्रिस्क्राइब करें और आप उसे सिंसियरली कंज्यूम करें। अक्सर ये देखा गया है कि लोग हाइपोथायरॉयडिज्म में मेडिसिन लेने के लिए काफ़ी एप्रीहेंसिव होते हैं और वो डाइटरी सॉल्यूशंस ढूंढते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म को ट्रीट करने के लिए। सो ये समझना ज़रूरी है कि हाइपोथायरॉयडिज्म को आप सिर्फ डाइट से नहीं कंट्रोल कर सकते या मैनेज कर सकते, क्योंकि ये एक हार्मोन डेफिशिएंसी है जिसे हम डाइट से पूरा नहीं कर सकते। सही तरीके से डाइट लेने से या एक्सरसाइज करने से हम अपनी बॉडी के हेल्थ क्वोशंट को इंक्रीज कर सकते हैं या हेल्दी रह सकते हैं। अगर आपको हाइपोथायरॉयडिज्म है और आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब्ड हैं तो ये ज़रूरी है कि आप उसका राइट सप्लीमेंटेशन करें और ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस को गलत डायरेक्शन में ना इम्प्लीमेंट करें। आप सही डॉक्टर से कंसल्ट करें और राइट मेडिकेशंस लें। इज टेकिंग एक्स्ट्रा आयोडीन इज गुड फॉर थायराइड हेल्थ और थायराइड हार्मोन्स? सो ऐसा नहीं है। अगर आपको ऑलरेडी हाइपोथायरॉयडिज्म है तो एक्स्ट्रा आयोडीन कैन वर्सन और कैन क्रिएट कॉम्प्लिकेशन। सो इसीलिए एक्स्ट्रा आयोडीन बॉडी में अननेसेसरी पंप अप ना करें। जितना रिक्वायर्ड है वो आपको डाइट से मिल जाएगा। आप फोकस करें कि आप राइट अमाउंट में थायराइड मेडिसिन लें एज पर प्रिस्क्राइब बाय योर एंडोक्रिनोलॉजिस्ट और फिजिशियन। ये भी मानना है लोगों का कि ग्लूटेन सेंसिटिविटी कैन ट्रिगर हाइपोथायरॉयडिज्म। सो ये भी एक मिथ है। एक्चुअली ग्लूटेन सेंसिटिविटी और हाइपोथायरॉयडिज्म में एक कॉमन लिंक है, वो है ऑटो इम्यूनिटी। ये दोनों ही ऑटो इम्यून रिएक्शन से ट्रिगर होते हैं। इसीलिए ये भी देखा गया है कि जिन लोगों में एक ऑटो इम्यून प्रॉब्लम है वो दूसरी ऑटो इम्यून प्रॉब्लम के लिए हाई रिस्क पे रहते हैं। इसीलिए ग्लूटेन सेंसिटिविटी और हाइपोथायरॉयडिज्म अक्सर आपको सेम इंडिविजुअल में देखने को मिल सकती है, बट ग्लूटेन सेंसिटिविटी हाइपोथायरॉयडिज्म से रिलेटेड नहीं है। इट इज द ऑटो इम्यूनिटी विच इज रिलेटेड टू ग्लूटेन सेंसिटिविटी एज वेल एज हाइपोथायरॉयडिज्म।
इस वीडियो के थ्रू हमने हाइपोथायराइडिज्म रिलेटेड कुछ फैक्ट्स को कवर करने की कोशिश की है और काफ़ी सारे मिथ्स को भी दूर करने की कोशिश की है। आई होप दिस वीडियो विल मेक यू मोर मोटिवेटेड टू फॉलो अ हेल्दी लाइफस्टाइल एंड राइट ट्रीटमेंट फॉर हाइपोथायराइडिज्म। For more such videos, stay connected.